आगे से आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे किन किन परिस्थितियों में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद है वह खाली हो सकता है। तो उसके बारे में आज से हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए, आर्टिकल 127 से संबंधित, जिसको हम लोग अनुच्छेद 127 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में कभी कभी तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है, अर्थात न्यायाधीशों के अलावा अन्य कुछ न्यायाधीशों को अलग से किसी विशिष्ट कार्य के हेतु जब नियुक्त किया जाता है तो उनको तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा वह किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 127 में उसकी बात कही गई है। अब आते हैं कि किस किस परिस्थिति में जो यह आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका पद रिक्त हो सकता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो स्थिति ये होगी कि यदि उसने न्यायाधीश ने, जो कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, ध्यान रहे आपको हमने कल ही पढ़ाया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद से तभी मुक्त होगा एक न्यायाधीश के रूप में जब उसने 65 वर्ष की आयु क्या कर ली हो, पूर्ण कर ली हो। तो ऐसा कोई न्यायाधीश जिसने 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। पहला नंबर 1 एक चीज ये। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम कहता है कि 65 वर्ष के पूर्व ही उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस परिस्थिति में भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। तीसरा परिस्थिति क्या है कि जो न्यायाधीश है वह अपना क्या करे, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि वह त्याग पत्र देगा किसको? तो त्याग पत्र किसको देगा? हमने बताया था आपको कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो अधिकांशतः समय वह जो त्याग पत्र दिया जाएगा वह किसी को दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो ध्यान रहे राष्ट्रपति को देंगे। तो त्याग पत्र देकर भी वो अपना पद खाली कर सकता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है कि साबित कदाचार, मतलब मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं असमर्थता। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के आधार पर भी यदि उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए तो इस महाभियोग की प्रक्रिया से भी हम सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का पद है वह खाली कर सकते हैं। लेकिन हमने कल ही बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति और जो आपका ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, दोनों के पदों से हटाने में सिमिलरिटी है, समानता है, इसीलिए हम यहाँ पर महाभियोग शब्द प्रयोग भले कर देते हैं, लेकिन प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए भाई, ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सभी न्यायालयों से अधिक इसकी क्षेत्राधिकार है। क्यों? क्योंकि यह संघ स्तर पर कार्य करता है और यह एक संघीय न्यायालय है। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, मैंने कल के ही क्लास में बताया था, उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत पर एक समान होगा। तो यदि यह पूछा जाए कि निम्नलिखित न्यायालयों में से किसका अधिकार क्षेत्र या फिर व्यापक क्षेत्राधिकार है, तो ध्यान रखिएगा वह आपका सर्वोच्च न्यायालय का है। और ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्तियां उसको क्या है? प्राप्त है। क्लियर है बात? यस सर।
अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, उनसे संबंधित आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो नोट कैसे करेंगे ये भी बता दे रहा हूं। सबसे ऊपर यहां पर हेडिंग डालिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, डाल लिए हेडिंग। फिर इनसे बनाइए एक माइंड मैप की तरह, जैसे आपके सामने मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो आपने ऐसे माइंड मैप बना लिया। तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार है, तो सबसे पहला क्षेत्राधिकार में लिखिए मूल या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अर्थात आरंभिक अधिकारिता के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। क्लियर है? बता दें। बोलिए भाई। ठीक है, दूसरे वाले में और बता दें। आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131। क्लियर हुआ? ठीक, दूसरे में लिखिए रीट अधिकारिता। रीट, रीट के बारे में हमने पढ़ाया था कि 5 प्रकार की रीटें होती हैं। ठीक है, तो रीट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत करता है, बताया था भाई, बताइए। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 32। कितने प्रकार की जारी करेगा, 5 प्रकार की। हमने आपको नाम भी बताया था। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपको हमने पढ़ा दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हबीज कार्पस बोलते हैं। दूसरा परमादेश, मैंडमस बोलते हैं। तीसरा प्रतिषेध जिसको हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण जिसको सर्टियरी बोलते हैं। और 5वां अधिकार परीक्षा जिसको क्यूओ वारंटो बोलते हैं। तो कुल 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत। वहीं पर प्रश्न ये आए कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत करेगा, तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 अर्थात अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। अब अपीलीय अधिकारिता, तीसरे में लिखिए अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता किसमें है, तो अपीलीय अधिकारिता आपके आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 एंड आर्टिकल 136। 132, 133, 134 और 136 में आपकी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता है। ठीक है, अपीलीय अधिकारिता है। ठीक है, यस सर। अपीलीय अधिकारिता का मतलब क्या है भाई, कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है वह सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो, सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय होगा। तो इसीलिए इसकी अपीलीय अधिकारिता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 132, 133, 134 एंड आर्टिकल 136। इसके बाद सलाहकारी अधिकारिता। अगला सलाहकारी अधिकारिता, हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है किसको, राष्ट्रपति को। तो सलाहकारी अधिकारिता, राष्ट्रपति सलाह किस आर्टिकल के तहत लेता है, बताया था हमने आपको 143। 143, जी हाँ लिख लीजिए आर्टिकल 143।
सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किसमें है? आर्टिकल 143 में दिया गया है। इसके बाद क्या है, अगला लिखिए, अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियां। अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियां मतलब पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका वर्णन या फिर इसका उल्लेख किस आर्टिकल के तहत हमको प्राप्त होता है? तो ध्यान रहे, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। अच्छा, अभिलेखीय न्यायालय कहते किसे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिए। अभिलेखीय न्यायालय वह न्यायालय होता है जो अपनी अवमानना के लिए, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सके, अर्थात दंड दे सके, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप लोग जब भी वेब सीरीज या मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें जज साहब करते हैं, जो ज्यादा उछल कूद करते हैं न्यायालय में तो बोलते हैं ज्यादा मत बोलो नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के जेल भेज दूंगा। न्यायालय की अवमानना करने के जुर्म में तुमको जेल में भी भेजा जा सकता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो यही है, वह जो कोर्ट हैं, जो अभिलेखीय न्यायालय होंगे, वह कोर्ट होते हैं जो अपने अवमानना के लिए, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वह न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय कहलाते हैं। साथ में एक शर्त और है कि अभिलेखीय न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उन फैसलों को सुरक्षित रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? कि कल को कोई सिमिलर केस ठीक उसी प्रकार का मिलता जुलता आए तो उसी आधार पर, जो पहले वाला केस है जो सुरक्षित रखा गया है, उसी आधार पर अगला कोर्ट फैसला दे सके। तो आपको यह चीज जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, अर्थात अपने अवमानना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि कल को मान लीजिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ऐसा कोई विवाद आता है जो उस सुप्रीम कोर्ट के केस से मिलता जुलता हो, तो वह उच्च न्यायालय चाहे आपका जो बाकी अन्य न्यायालय हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कोर्ट करते हुए अपना फैसला सुना सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे है आपका अगला, लिखिए, आगे है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है बताइए भाई, किसी को जानकारी है? देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि ऐसा कोई विधि या कानून जो पार्लियामेंट ने या फिर किसी ऐसे के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ऐसे परिस्थिति में यह जो सुप्रीम कोर्ट होगी वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। अर्थात ऐसे स्थिति में उन कानूनों को, उन आदेशों को, उन चीजों को वह क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल कई बार पूछा गया है, तो आर्टिकल लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, उसके बाद अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, इसके अलावा भी है लेकिन 4 ही आप लोग लिखिए, 13, 32, 131 और 136। इन चारों में आपको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछेगा या तो ऑप्शन में 13 होगा या तो 32 होगा, तो दोनों में आप ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, और दोनों साथ देगा तो तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। सर वो न्यायिक पूर्ण विलोकन का फिर से बता दीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि यदि कोई विधायिका के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा किसी भी कानून या फिर कोई ऐसा आदेश जारी किया जाता है, देश में लागू किया जाता है, जो संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ऐसे कानूनों और ऐसे अधिनियमों अर्थात एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस कानून को निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। यही कहलाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। साथ में यह भी नियम है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। मान लीजिए दो प्रकार के मामले आए, दो समान प्रकार के मामले अलग अलग समय में आए। मान लीजिए एक केस 1990 में आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दूसरा फैसला सुनाया, और वैसा ही मिलता जुलता केस 2010 में आता है, तो केस वही है लेकिन फैसला यहां पर अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1990 के फैसले को क्या कर दिया? पलट दिया, बदल दिया। तो यह जो अधिकार है, वही दोनों अधिकार आपके कहलाते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले को बदल सकती है? तो जी हां, बदल सकती है। क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए, हमने अभी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह अपने निर्णयों या फिर आदेशों पर पुनर्विचार करके उन्हें बदल दे। यह किस आर्टिकल में है? यह आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो बताइए भाई, कुछ भी जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों या फिर आदेशों को बदल देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? सर 137। 137। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। अनुच्छेद 137 में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, वेरी गुड। अब हमको ये बताइए, आप लोग 143 पता चली गया। उसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस फैसले में, किस वाद में, किस केस में संविधान के मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए, संविधान के मूल ढांचे की बात इस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में किया है? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी। बताइए भाई, लिख लीजिए, केस लिखिए, तुरंत लिखिए। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य का जो वाद है, केशवानंद भारतीवाद कह सकते हैं या फिर केशवानंद वर्सेस केरल राज्यवाद, जो कि 1973 में, ईयर भी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है 1973, 1973 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी चर्चा, उनका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्लियर है? बताइए भाई। यस सर। अगला वाद क्या है? अगला वाद है आपका गोलकनाथ मामला। लिखिए, गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया था? गोलकनाथ मामला कब का है? गोलकनाथ केस कब का है? 1967 का, 1967 का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के मूल अधिकारों को यह कहा था कि संसद मूल अधिकारों को किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती,
अर्थात उसमें संशोधन नहीं कर सकती, यह किस वाद में कहा गया था? तो ध्यान रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी तरह से उसमें कमी नहीं कर सकती। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है? यस सर। जी सर। अगला नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट अगला लिखिए भैया, कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होंगे तो उस संदर्भ में शक्ति का जो अधिकार है, उनके विवादों को निपटाने की जो शक्ति है, उनके विवादों के निर्णय का जो अधिकार है, वह किसके पास है? तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही पास में है। क्लियर है? यस सर। दूसरा, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिसको हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी बोलते हैं, तो ये जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनके आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पे सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। क्लियर है बात? यदि प्रश्न पूछा जाए कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके आचरण की जांच कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके सिफारिश पर, किसके निवेदन पे करेगा? राष्ट्रपति के निवेदन पे करेगा। मामला क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है हमारे देश में? सर एक है। कहां पर स्थित है वर्तमान में? सर दिल्ली। दिल्ली। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है भैया? कि वह सर्वोच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता वाली शक्ति है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के रीट जारी करती है, उसकी जो ये शक्ति है, वह उस शक्ति में विस्तार कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका संसद कर सकती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 139 में। क्लियर है? यस बताइए भाई। ठीक। यस सर। तो भैया इस प्रकार से हम लोगों ने जो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। आप लोगों को केस लॉ नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोग लीगल स्टडी वाले क्या छात्र बोले नहीं हैं? हैं। अभी सर को लास्ट पॉइंट क्या बोले हैं, हम ना नहीं सुन पाए। हम ये बोले कि क्या आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई? क्योंकि आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को केस लॉ बताना नहीं है, इसलिए हम केस लॉ इसमें बताएंगे नहीं, क्योंकि केस लॉ लीगल के बच्चों को बताना होता है। तो केस लॉ आप लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन जिससे पूछे जा सकते थे तो 2 से पूछा जाता है। एक गोलकनाथ मामला, जिसमें यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, ये किस वाद में किए गए? तो केशवानंद भारतीवाद में किए गए। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिएगा कि जो ये केशवानंद भारतीवाद है, अभी तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जज एक साथ बैठकर इन्होंने फैसला सुनाए हैं, और इस केस में कुल 13 जजों ने यह फैसला सुनाया था। यदि प्रश्न पूछे कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक न्यायाधीशों के बेंच ने फैसला सुनाया था, तो ध्यान रहे केशवानंद भारतीवाद में। कितने लोगों ने? 13 लोगों ने। बेंच का मतलब क्या होता है? 13 लोगों की बेंच ने सुना। बेंच का मतलब न्यायाधीशों का समूह, वर्ग, बेंच कहलाता है, जो न्यायिक फैसले करता है। इसके अलावा सबसे कम संख्या थी, कितनी थी, वर्तमान में कितनी संख्या है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी होंगी, जो कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो बचा आपका हाई कोर्ट। कल आपका हाई कोर्ट समाप्त हो जाएगा।
दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है या कल का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। और एक बार मैं पुनः कह दे रहा हूं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जो 5 प्रकार के रीटें होती हैं, हमने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में। प्लीज उसको रिवीजन में डाल लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट का भी पार्ट है। तो दोनों हमने आपको पढ़ाए हैं, उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, और नहीं जहां समझ में आए हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हमारी तरफ से बस इतना ही पढ़ाना था सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों का कल या परसों में जैसे ही पॉलिटी का सेक्शन समाप्त होगा, तो आप लोगों का क्लास जब होगा तो उस टाइमिंग पे तो क्लास फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप लोग फ्री हो जाओगे फिर। तो उस समय हम क्विज रख रहे हैं, तो आप लोग जुड़ोगे? यस सर। हाँ, तो फिर मैं जैसे आप लोगों का कल का पेपर कैसा था, सॉरी आज का पेपर ठीक था? यस सर, पेपर ठीक था। हाँ, बाइलिंगुअल हम था, दे समझ में नहीं आ रही पाए। थी चीजें? क्या सर? हाँ, बाइलिंगुअल था पेपर, समझ में आ रहा था ना? पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहा होगा, जिन्होंने हाँ नहीं सर। पढ़ा होगा उनके लिए हार्ड रहा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए ठीक रहा होगा पेपर। तो हमने वही पेपर, अभी तो उसमें पॉलिटी के 37 या 38 क्वेश्चंस थे, हमने 50 क्वेश्चन कुछ कुल और मिलाकर 50 क्वेश्चंस का सेट बनाया है। तो जब क्विज होगा तो सबसे पहले वही सेट हम आपसे सॉल्व करेंगे, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझाएंगे आपको। तो देखिए, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि जब क्विज होगी तो वो यूट्यूब पे होगी भाई। देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों की मुझे संख्या चाहिए, तो आप लोग संख्या थोड़ी सी अपनी बढ़ाइए, उसमें सभी लोग जुड़िए, और कोई पढ़ने वाले हों तो उनको भी जोड़िए, चाहे बीए वाले हों, सीयूईटी वाले, कोई भी हो, एलएलबी वाले हो, कोई भी हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, बीएड का, कोई भी तैयारी करो जिसमें पॉलिटी हो, उन सभी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो फिर कल या परसों से क्विज आप लोगों का तैयार होगा, शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए तो बस इतना ही। सर हिस्ट्री वाली हाँ बोलिए। सर, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत और चयनित में अंतर क्या होता है? देखिए, नियुक्त का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी को नियुक्त कर सकता है, यदि उसके पास वह अधिकार है तो वह व्यक्ति उसको नियुक्त कर लेगा। जैसे मैं किसी कंपनी का बॉस हूं, मैं उस कंपनी का फाउंडर हूं, तो मैं किसी व्यक्ति को अपने उस कंपनी में नियुक्त कर सकता हूं, पहली चीज। दूसरा होता है मनोनीत करना। मनोनीत मतलब कि नियुक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन मनोनीत करने की कुछ क्राइटेरिया होगी कि आप इस जगह से या फिर इस किसी चीज को आप मनोनीत कर सकते हो। मान मनोबल वाला मनोनीत है ना, तो वही है कि उनका कोई विशिष्ट चीज होगी जिसके आधार पर वो मनोनीत होंगे। तीसरा आपने बोला निर्वाचन या फिर निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो चुन कर आए हो, जिनका चुनाव हो, उनको हम लोग निर्वाचित बोलते हैं। निर्वाचित में जो लोग कई लोगों के बीच से चुन कर आए हों, उनको या तो निर्वाचित बोलेंगे या फिर चयनित बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, चयनित में जरूरी नहीं है कि वहां पर निर्वाचन किया गया हो। 50 लोगों में से किसी एक को हमने चुन लिया तो वो चयनित हो गए, लेकिन बाकायदे चुनाव की प्रक्रिया हो और उसमें किसी को चुना गया हो तो वह निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो बस अभी के लिए सर इतना ही। हाँ बोलिए। तो सर, प्रधानमंत्री क्या होते हैं इन चारों में से, नियुक्त या निर्वाचित? निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों शब्द तो हैं। ये राष्ट्रपति का भी चुनाव मतलब इसी से निर्वाचित से होता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति कोई नियुक्त करता है, तुम बताओ? नहीं राष्ट्रपति सर। को कोई नियुक्त नहीं करता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं।
प्रधानमंत्री चुना जाता है जनता के द्वारा और नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों नियुक्त शब्द प्रयोग है? क्योंकि चुने तो जाते हैं 545 या फिर 552 लोग, उनमें से किसी एक व्यक्ति को, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो उछल के सामने आएगा कि नहीं मुझको प्रधानमंत्री बनना है, उनको वह क्या करेंगे कि लो भैया ठीक है, हमारा देश है, हम देश के मुखिया हैं, हम आपको नियुक्त कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो जैसे कंपनी का बॉस नियुक्त करता है अपने कर्मचारियों को, वैसे ही आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया बॉस और बाकी उसके कर्मचारी के रूप में लोग काम कर रहे हैं, तो वो नियुक्त कर रहा है। समझ गई बात? ठीक है, तो भैया हम लोग हिस्ट्री की क्लास में मिलेंगे, तो हिस्ट्री की क्लास में भी बस थोड़ा बहुत कुछ चीजें बची हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद कुछ पढ़ना है हम लोगों को, युद्ध न बस, कुछ और भी है? सर मुगल मुगल साम्राज्य और काल, गांधी मुगल काल। मुगल काल भी पढ़ना है? चलिए अच्छा, आज गांधी खींचना सर। पड़ेगा। चलिए अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में, ठीक है? सर सुप्रीम कोर्ट अर्थात हम लोग इसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, हम लोग इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है यह संघीय न्यायालय का भाग है, फेडरल कोर्ट का भाग है। इसकी स्थापना की बात हम लोगों ने शुरू किया था कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है, इसका किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, इन संबंधी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में शुरू किया था। तो बताएं भाई। हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। ठीक ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोगों ने आर्टिकल को डिस्कस कर लिया था, तो आइए कुछ आगे तो आप लोगों से प्रश्न वगैरह पूछ लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बता दीजिए, हमारे भारत देश में जो न्यायालय है, भारतीय न्यायपालिका के कितने स्तर हमको दिखाई देते हैं? सर क्वेश्चन फिर से बोले, आपकी वॉइस कट रही है। भारतीय न्यायपालिका के, इंडियन जुडिशरी के कुल कितने स्तर हमको दिखाई देते हैं? कुल कितने स्तरों में भारतीय न्यायपालिका को बांटा गया है? कौन कौन से? 3 सर। सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए भाई, बात को एक एक तरफ से समझते जाइएगा। यदि पूछे प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 बात करता है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अर्थात उच्चतम न्यायालय के बारे में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, अर्थात जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, उसके द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, और दूसरा प्रश्न आएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक फेडरल कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो वर्तमान में हमारा वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वो अलग है। अब देखिए भाई, ये जो संघीय न्यायालय है, हमने बताया
कि यह अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आए कि वह कौन सा न्यायालय है या न्यायपालिका का वह कौन सा अंग है जो कि अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वह आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। अब आते हैं, आज से जो हम लोग शुरू करेंगे वो बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। तो आप सभी लोग जानते हो सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रकार के न्यायाधीश पाए जाते हैं। एक वो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CJI बोलते हैं। तो कई सारे नाम है। पहला, यदि CJI बोलेगा तो भी आपको समझ लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेगा तो भी आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, या फिर देश के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो एक तो ये हो गए। इसके अलावा CJI को छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जितने अन्य न्यायाधीश होते हैं यह एक तरफ होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दो प्रकार के न्यायाधीशों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है यह किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 1 है यह बात करता है सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए, अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बताइए। बताइए भाई। 45। मैंने प्रश्न क्या पूछा, आप उत्तर क्या दे रहे हो? मैंने पूछा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या मतलब सबसे कम संख्या, आप बता रहे हो सबसे ज्यादा संख्या। देखिए भाई, यदि प्रश्न आए कि सबसे कम संख्या अर्थात सबसे न्यूनतम रूप में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, तो ध्यान रहे इसी अनुच्छेद 124(1) के तहत कहा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और जब तक कि संसद विधि के द्वारा इनसे अधिक संख्या विहित नहीं करती, मतलब उनका निर्माण नहीं करती है, तब तक संख्या यही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम से कम 7 से कम करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। तो यदि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने जज हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। लेकिन देखिए प्रश्न ये पूछा जाए कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो उनकी संख्या थी 8। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 34 अर्थात 34। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 35 अर्थात 35। तो आपने 3 पॉइंट जाना कि संसद किसी भी परिस्थिति में 7 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं कर सकती। वह इससे बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या जाना कि सुप्रीम कोर्ट में जब मूल संविधान लागू हुआ
तो उस मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। वैसे ही मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस चीज को आप लोगों को क्लियर करना है। तो ये बातें समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। तो प्रश्न यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा ना? नहीं सर। ठीक है। अब आते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती। किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की, किसी जज का अपॉइंटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? तो देखिएगा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लॉज 2 कहता है, क्या कहता है? कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, वह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मुद्रा मतलब जो मुहर लगता है, मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रहे कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। किनसे परामर्श लेके करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के और साथ में जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनसे परामर्श के पश्चात। क्लियर है बात? बताइए भाई। सर परामर्श वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनसे, दोनों से लेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक। देखिए, अभी हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में क्या होगा, बाकी के संदर्भ में क्या होगा। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। बाकी वाले में तो हमने आपको बताया अभी कि यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है, न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो राष्ट्रपति सिंपली क्या करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेगा और एक अधिपत्र साइन करेगा। उस अधिपत्र पर अपने मुहर के द्वारा उस जज की नियुक्ति करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, समझिएगा। हमने अभी बताया कि वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। तो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो इस 34 को हम लोग 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 1 + 33। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये जो 1 है यह एक मुख्य न्यायाधीश है जिसको हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये जो 33 है यह अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जजेस हैं। अब देखिए, जब राष्ट्रपति को इन 33 में से अर्थात किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो, CJI की न करना हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जब भी इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति को इस CJI का अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। बिना इसकी सलाह के, बिना इसके परामर्श के वह इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। ठीक। अब देखिए, परामर्श का मतलब क्या है? परामर्श का तात्पर्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति से ही परामर्श नहीं, बल्कि अनेक न्यायाधीशों से परामर्श का है। खैर, इतना डिटेल में नहीं जाइए, आपको बस इतना जानना है कि
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेना, सलाह लेना आवश्यक है। बिना उसकी सलाह के वह नियुक्ति नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो यदि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके एक मंडल को बनाकर, उनके कोलेजियम को बनाकर, उनसे परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। और इस मंडल में जो भावी मुख्य न्यायाधीश है वह भी अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। मतलब मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। और इस मंडल में जो भावी मुख्य न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। जो ये 4 लोगों का वरिष्ठतम न्यायालय के न्यायाधीशों का ग्रुप बना है, उन 4 में से एक वो भी होने चाहिए जिनको अगला हमको क्या करना है, न्यायाधीश नियुक्त करना है। क्लियर है? सर जिनको नियुक्त करना है वो और जो अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब उस टाइम में होंगे वो दोनों ही इंक्लूड होंगे? वो दोनों क्यों होंगे? वो जो प्रेजेंट टाइम में हैं उनको तो समाप्त हो रही है उनकी स्थिति, वो क्यों होंगे? जो 4 सबसे वरिष्ठतम होंगे उनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा है ना, तो उनके अलावा जो 4 अन्य होंगे वो होंगे। ये भी जान लीजिए। अभी मैं वही अगला पॉइंट बताने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में होती है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में होती है, उनका आधार होता है वरिष्ठता। मतलब सबसे उसमें वरिष्ठ व्यक्ति कौन है वही आपके क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बनेंगे। तो लेकिन वरिष्ठता में भी कभी कभी प्रतिद्वंद्व शामिल हो जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कई सारी योग्यताएं रखी गई, लेकिन बाद में अंततः जो वर्तमान में आधार है यह वरिष्ठता को ही बनाया गया है। अर्थात वरिष्ठता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? तो ये जो वरिष्ठता है इसको चैलेंज किया गया और संविधान संशोधन किया गया और यह कहा गया कि एक कोलेजियम प्रणाली बनाई जाएगी। मतलब एक मंडल गठित किया जाएगा जिसमें 5 न्यायाधीश या फिर 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और यही कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, इनवैलिड करार कर दिया। अर्थात इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो होगा मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे। इसलिए जो संविधान संशोधन हुआ था वह रद्द कर दिया गया, इनवैलिड करार कर दिया गया। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यह कैसे चुने जाते हैं, किन आधारों पर चुने जाते हैं, तो यह वरिष्ठता के आधार पर चुने जाते हैं। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि आपको सदस्य बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भैया आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 अनुच्छेद 124 का जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। इसके अलावा 2 बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्या है कि वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है वह किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, जज बनना चाहता है,
तो ऐसे व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट में, जो कि 2 या फिर 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष वह हाई कोर्ट में एज जज, एज न्यायाधीश काम कर चुका हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्य माना जाएगा। कहां पर? हाई कोर्ट में। कितने साल? 5 साल। तो कोई व्यक्ति यदि हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने कार्य किया हो एज अ जज, एज ए न्यायाधीश, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है। ये तो हो गया न्यायाधीश के रूप में। वहीं पर दूसरा कहता है कि वह व्यक्ति यदि किसी उच्च न्यायालय में, जो कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उच्च न्यायालय हों जिनमें वो लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब एडवोकेसी कर चुका हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो वकील हो, न्यायाधीश न हो, तो वकील के संदर्भ में कम से कम उसने उच्च न्यायालय में 2 जगहों से कम वो लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, वह प्रैक्टिस कर चुका हो। तो यदि वकील के संदर्भ में पूछेगा तो 10 साल, न्यायाधीश के संदर्भ में पूछेगा तो 5 साल। लेकिन किस न्यायालय में? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। बात क्लियर हुई? यस सर। सर ये जो आप बता रहे हैं हाई कोर्ट, तो ये वकील जो है वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो जी तो हाँ, ही वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकता है, यही ना? जी हाँ, जी। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा एक और प्रावधान है। वह प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो, यदि उसके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पारंगत विधिवेत्ता है, मतलब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, मतलब जो जिसको विधि की जानकारी बहुत है, वो नॉलेजेबल पर्सन है एज अ ज्यूरिस्ट, मतलब उसको विधि की जानकारी, कानून की जानकारी, लॉ की जानकारी बहुत तगड़ी है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में ऐसा है, राष्ट्रपति की ऐसी राय है कि वह व्यक्ति क्या है, कानून की नजर में विधिवत पारंगत विधिवेत्ता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बिना किसी के वो करिए, यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श के साथ वह उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो हाई कोर्ट में चाहे 5 साल जज रहा हो, चाहे 5 साल वकालत, 10 साल वकालत किया हो, ये सब मायने नहीं रखता। यदि उसने लगता है, यदि राष्ट्रपति को नहीं वो एक पारंगत विधिवेत्ता है, तो वह उसको सीधा अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। तो 3 आधार हमने आपको बताए। पहला कि वह व्यक्ति हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दूसरा कि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 साल वकालत कर चुका हो। और तीसरा कि राष्ट्रपति के नजर में वह व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता हो, डिस्टिंग्विश्ड आपका ज्यूरिस्ट हो। क्लियर है सर ये जो थर्ड पॉइंट आप बताए हैं कि जो राष्ट्रपति के नजर में विधि का बहुत ज्यादा उसको नॉलेज हो, तो सर ये जज बनने के लिए है या फिर वकील बनने के लिए? जज बनने के लिए। भाई हम क्या बता रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट गठन में वकील कहाँ से आ जाएंगे? वकील तो अलग है ना, सुप्रीम कोर्ट अलग है। कोर्ट में कौन होते हैं? जज होते हैं कि वकील होते हैं? सरकारी पद क्या? तो सर फिर ये, तो इससे पहले जो आप 10 साल हाई कोर्ट वाला बताए हैं, ये किसके लिए था? ये भी न्यायाधीश के लिए ही था? अरे महाराज, हम जो बता रहे हैं तीनों का तीनों यह न्यायाधीश बनने के लिए है। ये योग्यताएं हैं उनकी। यदि आपका सुप्रीम कोर्ट को आप जज बनना चाहते हैं कल को, तो आपको ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। या तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किए हो 5 साल, या फिर आप वकालत किए हो 10 साल हाई कोर्ट में, और वो 10 साल जोड़ा जाएगा कब से? यदि मान लीजिए आपने 5 साल सेशन कोर्ट में वकालत किया है और उसी 5 साल के अगले 5 साल आपने हाई कोर्ट में किया है, तो भी वो 10 साल जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार 10 साल। तो सीधे सीधे कहता है कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश
या उसके ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बात? तो 3 चीजें हैं Yes, जज sir. बनने के लिए। एक, हाई कोर्ट में 5 साल वकालत, हाई कोर्ट में 5 साल जज के रूप में, 10 साल वकालत के रूप में, और राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता। सॉरी, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आते हैं कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 6 है, अनुच्छेद 124 का जो वर्ग 6 है, यह बात करता है न्यायाधीशों के शपथ के बारे में, ओथ्स ऑफ द जजेस के बारे में। इस प्रावधान के तहत हमको यह जानकारी मिलती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, वह नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा और शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा अपने बिहाफ पे, अपने तरफ से, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। क्लियर है बात? बताइए भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इसके अलावा मान लीजिए न्यायाधीशों की कार्यकाल की बात की जाए, तो जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, यह 65 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करते हैं। कितने वर्ष तक की? 65 वर्ष की। जब वो नियुक्त होंगे, नियुक्ति से 65 वर्ष तक वह उनका उम्र सीमा दिया है कार्य। देखिए एक बात समझिएगा, हमारे संविधान में किसी भी जगह कोई निश्चित कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नहीं दिया गया। तो क्या दिया गया है? दिया गया है उनकी उम्र के बारे में कि किस उम्र तक वह आपके न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो 65 वर्ष उनका उम्र दिया है, कार्यकाल नहीं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु तक वह जो है कार्यकाल, कितने वर्ष तक की आयु तक वह कार्य कर सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर है? इसके पहले चाहे तो वह राष्ट्रपति को लिखकर त्याग पत्र दे देंगे। हेलो, आवाज जा रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि प्रश्न ये पूछे आपसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय हेलो, Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग इतना शांत क्यों है? कोई दिक्कत? नहीं सर, आपकी आवाज ही आवाज नहीं नहीं है आ- बहुत टाइम से। नहीं आ रही है सर, सुने ही नहीं कुछ। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। हम यही कह रहे थे। नहीं नहीं सर, आगे बढ़िए। देखिए अब अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे कैसे।
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है। तो कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन एक बात पल्ले बांध लीजिए, पल्लू में गांठ मार लीजिए कि जो महाभियोग शब्द है, जो इम्पीचमेंट शब्द है, यह संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं या फिर जहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने महाभियोग पढ़ा होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए है। हालांकि जो महाभियोग की प्रक्रिया में प्रोसेस अपनाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने में, ठीक वही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाने में किया जाता है। तो दोनों की प्रोसेस में समानता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मल वे में, वैसे सामान्य भाषा में महाभियोग कह सकते हैं। लेकिन जब औपचारिक रूप में कहना हो, जब हमको ऑफिशियल बात कहनी हो, तब वहां पर जाकर हम लोग ये महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में सत्य एवं असत्य वाला कथन आ जाए या फिर तर्क एवं व्याख्या वाला कथन आ जाए, तो उसमें दिया हो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, तो ध्यान रहे यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। अब देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 4 है, अनुच्छेद 124 का जो वर्ग 4 है, यह बात करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने के बारे में। वहीं पर कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाएगा? तो यह हटाने का अधिकार है आपके संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस? तो इसके प्रोसेस जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस ये है कि न्यायाधीशों को हटाने की जो ये शुरुआत है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। या तो आप लोकसभा में ये प्रस्ताव ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप किसी विशेष सभा में ही लेके आएंगे। आपका दोनों सभाओं में से कोई भी सभा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। पहली चीज ध्यान रहे कि यदि इसकी शुरुआत, इस न्यायाधीशों को हटाने की शुरुआत मान लीजिए लोकसभा से होती है, तो उस परिस्थिति में 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर, 100 सदस्यों द्वारा, और जो उस सदन के अध्यक्ष हैं उनका अनुमति भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। साथ में यदि राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, साथ में सभापति के अनुमति के पश्चात ही, यह प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात ही इसके बारे में आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो प्रश्न यदि ये आए कि लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता है, तो लोकसभा के संदर्भ में 100, राज्यसभा के संदर्भ में 50। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में से किसी भी में भी वहां के सदस्यों ने साइन किया, वहां के जो सभापति हैं चाहे अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी अनुमति दे दी, तो उसके बाद क्या होगा? जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा अध्यक्ष या फिर
सभापति के द्वारा फिर क्या होगा अगला स्टेप? तो अगला स्टेप ये होगा कि 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी, 3 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 3 व्यक्ति में से पहले व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश होंगे। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वह प्रस्ताव लाया गया है, तो अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक व्यक्ति होगा, या फिर अन्य न्यायाधीशों के बारे में वह प्रस्ताव लाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो पहले सदस्य वो होंगे। दूसरे, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपके कितने, अच्छा ये बताइए वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में हमारे पूरे भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है बताइए? किसी को पता है? 25 25 है। ठीक है, हाल ही में कौन सा बना? सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा बना है? पढ़ा चुके हैं सब कुछ हम, इसका लिंक भी क्लास के भी आपके ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे। अब इसके बाद यदि ये स्थिति है तो महाराज आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब 1 जनवरी 2015 को अमरावती हाई कोर्ट का स्थापना किया गया तेलंगाना के लिए, याद आया? यस सर। उसके पहले कहाँ पे 3 का नाम बताइए? MMT मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। खैर छोड़ी, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, जो आपके माइंड का चिप है शॉर्ट सर्किट से ब्रस्ट हो जाएगा। खैर, तो 3 कमेटी में एक होंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे मुख्य न्यायाधीश में से चाहे अन्य न्यायाधीशों में से एक, दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जो तीसरा व्यक्ति होगा वह पारंगत विधिवेत्ता होगा, अर्थात जिसको लॉ का बहुत जबरदस्त नॉलेज होगा। तो इन 3 व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की जाएगी और यह कमेटी यह जांच करेगी कि वह जो न्यायाधीश है जिस पर कदाचार का आरोप लगाया गया है वह पाया जाता है कि नहीं। यदि इस कमेटी ने, हाँ बोलिए सर, ये 3 व्यक्ति में पहला आप क्या बताए हैं? पहला बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के चाहे तो मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक। जैसे एग्जाम्पल में दोनों में से कब कौन कौन होंगे? तो यदि वह प्रस्ताव जिसको हटाना है यदि वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होगा तो मुख्य न्यायाधीश अपने ही संदर्भ में उस कमेटी में तो होगा नहीं, क्योंकि जांच उसी के खिलाफ चल रही है और वो भी अपने ही कमेटी में हो, तो उसके लिए अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक होगा। लेकिन यदि कोई यही प्रस्ताव किसी अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए आया हो तो उस समय कौन होगा उस कमेटी में? प्रथम मेंबर के रूप में वह मुख्य न्यायाधीश होगा। क्लियर हुआ? यस सर। और दूसरा सर? दूसरा हाई कोर्ट का आपका, जो आपके 25 हाई कोर्ट हैं, इन हाई कोर्टों में से किसी एक हाई कोर्ट का जो कोई मुख्य न्यायाधीश होगा वह होगा। और तीसरा आपका पारंगत विधिवेत्ता। क्लियर है? जी सर। ठीक, देखिए अब इसके आगे क्या होगा? समिति गठित कर ली गई, समिति ने जांच किया, पड़ताल किया। यदि समिति ने रिपोर्ट यह प्रस्तुत की कि वह व्यक्ति जो है वह दोषी पाया जाता है, तो वह जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट को, जो मूल प्रस्ताव लाया गया है, यदि लोकसभा ने लाया है तो उसका प्रस्ताव या फिर राज्यसभा ने लाया है तो उसका प्रस्ताव, तो वह उस प्रस्ताव के साथ अपनी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है इन दोनों को वह उस सदन में पेश करेगी जहां पर वह प्रस्ताव लाया गया था। यदि यह प्रस्ताव अब दोनों सदनों के द्वारा रिपोर्ट आने के बाद दोनों सदनों के द्वारा यदि अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा
पारित हो जाता है तो उसे कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ही 2/3 सदस्यों के द्वारा दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उस न्यायाधीश महोदय को टाटा बाय बाय गुड नाइट कह के निकल लेना पड़ेगा। अर्थात उस न्यायाधीश को अपने पद को फिर क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और अंतिम में जो राष्ट्रपति के पास यह बिल जाएगा, राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश जारी कर देगा। बोलिए भैया। सर ये तीनों का कमेटी बना, उसके बाद जो भी आप बोल रहे हैं वो सब मेरे दिमाग में मैश हो गया। फिर से एक बार बोलिए। मैश हो गया तो उसका पूरी बनाइए, खा जाइए। खैर समझिए, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट के पहले का प्रक्रिया क्या बताया था हमने कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए 100 मेंबर का या फिर 50 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए और अध्यक्ष और सभापति की उसमें सहमति होनी चाहिए। तो वो जो प्रस्ताव है वो साथ में जो आपका इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो दोनों अब जिस सदन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। और एक एक करके यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा में उस समिति की रिपोर्ट और उसका प्रस्ताव दोनों 2/3 से पास होने चाहिए। तो जब लोकसभा में पास होगा तो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में यदि पहले लाया गया है तो वो वहां से पास करके कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। तो जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा 2/3 के बहुमत से तो वो अंत में जाएगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति दे देगा तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और इस आदेश के तहत उस जो इस न्यायाधीश के खिलाफ यह हटाने का प्रक्रिया लाया गया है उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए, प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यह लाया गया है क्या? जो यह महाभियोग की प्रक्रिया कह लें, चाहे उसको हटाने की प्रक्रिया कह लें, तो क्या कोई ऐसा न्यायाधीश है जिसके विरुद्ध यह लाया गया? आप लोगों की नजर में है कोई ऐसा? सर मैं एक जगह पढ़ी थी कि लाया गया था लेकिन वो पारित, मतलब कि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। नाम बताइए। वी रामास्वामी। वेरी गुड, सही जवाब। वी रामास्वामी के संदर्भ में यह महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी, परंतु लोकसभा में यह जो प्रस्ताव था यह पारित नहीं हो सका था, इसीलिए इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। तो किसके खिलाफ लाया गया था? उनका नाम ध्यान में रखना है, वी रामास्वामी। क्लियर बात? हाँ, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ बोलिए। बोलिए भैया। हिस्ट्री पॉलिटिक्स का सारा सिलेबस रहेगा। टेंथ में हिस्ट्री पॉलिटी दोनों रहेगा। पॉलिटी में आपका आर्टिकल रहेगा और हिस्ट्री में आपका जितना पढ़ाया गया है उन सभी से प्रश्न रहेंगे। कुल 75 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को बाइलिंगुअल चाहिए कि हिंदी में चलेगा? यस सर। कोई ऐसा है? नहीं, कोई जरूरी है कि बाइलिंगुअल चाहिए? नहीं तो पेपर बना के रेडी है, बाइलिंगुअल चाहिए तो हमको फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। तो आप लोग बता दीजिए, यदि कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझने में परेशानी होती है तो मेरे को अभी बता दीजिए, तो हम उसको बाइलिंगुअल कर देंगे। मैं उसको टाइप करके बना चुका हूँ, यदि आप लोग करेंगे बताएंगे। यदि दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टाइप करके बना दूंगा। तो आप लोग बताइए।
जैसा आप लोग कहेंगे वैसा सुधार हो जाएगा उसमें। तो बाइलिंगुअल कर दिया जाए। नहीं सर नहीं। चलिए कोशिश करेंगे कि हम बाइलिंगुअल कर दें, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, और कल के टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं क्वालिटी वाले, वो सब क्वेश्चन हमने आपको कवर कराए हैं और उसका लिंक आपको भेज दिया है। यदि लिंक भेज नहीं पड़ा है तो क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, तो उसकी गलती आपकी है यदि आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और यदि बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो लिंक दिया है मैंने, उसको देख लेंगे तो मेरा 100% जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वो, और जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो, और हिस्ट्री क्वेश्चन, उस दोनों को आप लोग करिएगा। तो कल के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छा परफॉर्म करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हाँ, हाँ,